नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो के अनुक्रम में मैं इस बार भी कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और परपीचुअल अर्निंग्स के मामले में काफ़ी रिलायबल या स्टेबल माने जा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जिन कंपनियों का नाम लूँगा उन कंपनियों के बारे में कोई भी निवेश संबंधी राय मेरी तरफ से नहीं है, ना ही मेरी तरफ से कोई ये रिकमेंडेशन है। ये केवल विशुद्ध एकेडमिक लर्निंग पर्पस के लिए जो जानकारी मुझे देने की इच्छा थी वो मैं केवल आपको दे रहा हूँ। जो भी आपको निवेश संबंधी निर्णय लेना होगा वो आप खुद अपने विवेक से लेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरे के बाद ही लेंगे। तो इन स्टॉक्स में मैं सबसे पहले बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि इनमें से मेरे पास फ़िलहाल कोई भी स्टॉक नहीं है। हाँ, अलबत्ता 1 साल पहले तक मेरे पास ये स्टॉक्स थे जो मैंने समय रहते अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है, यानी बेच दिया है। अब मेरे पास कोई स्टॉक आज की डेट में, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तब जो है वो मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये भी कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह ये स्टॉक्स जो है वो जुड़े हुए हैं। ये कंपनियां जो हैं बाज़ार में 2 सेगमेंट में हैं। एक तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, दूसरी जो है वो म्यूचुअल फंड में उनका ज़्यादा कारोबार है और दूसरे अल्टरनेटिव फंड से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा और बहुत से फंड्स हैं, जैसे पेंशन फंड हो गया या और दूसरे फंड्स हो गए, उनसे अपना ताल्लुक़ रखती है। तो सबसे पहले आते हैं शेयर बाज़ार से जुड़े हुए जो 2 स्टॉक्स हैं। उनमें एक है CDSL और दूसरा है NSDL। ये दोनों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं और इनका मुख्य काम जो है, जो हम और आप शेयर खरीदते बेचते हैं, तो इनका प्लेजिंग अनप्लेजिंग से जुड़ा हुआ काम है। तो ये जब आप अनप्लेज करते हैं कोई शेयर तो उन पे इनको हर का अपना रेट है, तो वो उस हिसाब से वो ख़ास उनका एक फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से वो अनप्लेजिंग चार्जेस जो हैं वसूलते हैं और ये उनकी आमदनी का एक जरिया है। दूसरा जो है, जो कॉन कॉल्स होती हैं या जो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बुक क्लोजर्स जो डिक्लेयर होती हैं या जो नए IPOs होते हैं, तो उनको मैनेज करने का भी इनका, उसमें भी इनका योगदान रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये डिपॉजिटरी जो है, ये इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये वहाँ पे भी इनका कारोबार है। यानी अब सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होगी उनकी जो है उन्हें दर्ज किया जाएगा डिपॉजिटरीज पे। अब ये भी एक धंधा हो गया। अब आने वाले समय में सुना ये भी जा रहा है, खबरें ये भी हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की है, न सेबी की तरफ से कोई पुष्टि है कि आने वाले समय में जो स्कूल कॉलेजेस की जो मार्कशीट्स हैं या जो डिग्रियां हैं या और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो है, यानी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, इनसे गोल्ड सिल्वर, ये भी जो है वो डिपॉजिटरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। अब तो इसका मतलब ये है कि ये केवल 1-2 बिजनेसेस पे निर्भर नहीं है। दूसरा क्या है कि KYC जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो KYC का भी काम ये डिपॉजिटरीज करती है। दूसरा क्या है कि ये एक एग्रीगेटर जैसी भूमिका निभाते हैं। तो ये इनके पास मतलब आय की स्ट्रीम्स कई हैं
और भविष्य में और नई नई स्ट्रीम्स खुलने की संभावनाएं बरकरार है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो कारोबार है वो बढ़ सकता है और इनका लाभ भी बढ़ सकता है। वैसे भी ये दोनों कंपनियां लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं। वो दीगर बात है कि इसमें CDSL का जो है मार्केट शेयर कॉम्परेटिवली जो है वो कंपनियां जो सबसे ज़्यादा लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो जो है वो इनकी क्लाइंट्स हैं। और NSDL में उतनी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन कई मामलों में NSDL का काम ज़्यादा है, कई मामलों में जो है वो CDSL का काम ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल आप एग्रीगेट करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये आप थोड़ा सा उनकी वेबसाइट पे जा कर के आप खुद अध्ययन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये ओवरऑल देखा जाए तो डिपॉजिटरीज के अंदर जो है CDSL जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे मानी जाती है। और चाहे अभी आपने खाड़ी युद्ध में देखा, इनमें थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन इतनी गिरावट नहीं हुई कि इससे जो है वो बहुत निवेशकों में घबराहट फैले। तो ये भी उन निवेशकों के लिए खास कर लाभप्रद है, ये दोनों स्टॉक्स जो वॉलेटाइल मार्केट में घबरा करके मैदान छोड़ के भाग जाते हैं या चैन की नींद वो नहीं सो पाते हैं। उनको हमेशा ये घबराहट रहती है कि अरे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्या होगा, रिकवर होगा, नहीं होगा। तो अभी आप देखिए कि अगर वो गल्फ क्राइसिस के समय जब बाज़ार का माहौल ख़राब था तो ये स्टॉक्स गिरे, लगभग 10 से 15% गिरे, लेकिन जो माहौल सुधरा ये तेज़ी से रिकवर भी हो गए। तो एक थोड़े समय का जो है ये घबराहट का माहौल सुखद माहौल के रूप में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से 2 और पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें एक KFinTech है जो कभी कार्वी हुआ करता था, जो अब दूसरे जिसका नामकरण हो गया है KFinTech, और दूसरा जो है वो है CAMS। ये मुख्यतः ये म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा और दूसरे फंड्स हैं, पेंशन फंड्स है और दूसरे अल्टरनेटिव फंड्स हैं, वहाँ भी इनकी दखल है और इनका कारोबार है। KFinTech का तो विश्वव्यापी कारोबार है, तमाम देशों में इनके बिजनेसेस फैले हुए हैं और वहाँ से भी इनके पास कारोबार आता है। CAMS मुख्यतः जो है वो भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो वहाँ अपना सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है और सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड की वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, यानी सबसे ज़्यादा AMCs इनके क्लाइंट के रूप में मौजूद हैं और KFinTech के उतने नहीं हैं। लेकिन ये रेशियो लगभग 60-40 का या 60% 65% CAMS और लगभग 30-35% जो है वो KFinTech के पास है। उसके अलावा एक नई व्यवस्था पे तेज़ी से काम हो रहा है कुछ सालों से कि एक जो है वो कॉमन eKYC जो है वो बना दी जाए जो हर जगह लागू हो, यानी बैंक्स में भी हो, म्यूचुअल फंड में भी जाना हो तो वहाँ भी लागू हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो तो वहाँ भी लागू हो, मतलब जहाँ भी eKYC की ज़रूरत है तो वो एक सेंट्रल eKYC जो है वो कॉमन eKYC रहेगी जो हर जगह काम करेगी। तो ये भी बिजनेस इनके पास जो है ये हो सकता है कि वो एग्रीगेटर की भूमिका के रूप में उस बिजनेस में भी ये हिस्सेदार हो, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये दोनों ही कंपनियों की संभावना इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि अब पेंशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो मैनेज करने का जो काम है वो ज़्यादातर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरे अल्टरनेटिव फंड्स में भी जो है जो अन्य किस्म के हैं अल्टरनेटिव फंड्स, वहाँ पे भी जो है स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनका मुख्य काम है म्यूचुअल फंड का बिज़नेस भारत के अंदर, वो म्यूचुअल फंड का बिज़नेस भी जो है वो तेज़ी से भारत में ग्रो कर रहा है
और अभी भारत में सही मायने में म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है या जो इक्विटी कल्चर है वो तेज़ी से फैला ही नहीं है जितना विकसित देशों में फैल चुका है। और जो स्तर है वहाँ तक आने तक इन कंपनियों का जो कारोबार है वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका होगा और उससे उनकी जो वॉल्यूम्स हैं कारोबार के और जो प्रॉफिट है या प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि चाहे आप म्यूचुअल फंड बेचिए या खरीदिए, चाहे आप पेंशन आपकी कितनी भी हो कैसी भी हो, वो जो है कम ज़्यादा ये मुनाफा अपना कमा लेते हैं। ये दीगर बात है कि कुछ कारणों से कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे ज़्यादा खर्चा होने के कारण या एम्प्लॉयज़ कॉस्ट बढ़ने के कारण या और दूसरी कुछ जो सन्ड्री खर्चे होते हैं वो कुछ बढ़ जाने के कारण इनका प्रॉफिट जो है थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन बहुत एकदम से घाटे में ये कंपनियां आ जाएं इसकी संभावना बहुत कम होती है। वैसे तो शेयर बाज़ार में या मतलब कॉरपोरेट क्षेत्र में अब माहौल और परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। और एक निवेशक को हमेशा जोखिम वाला फैक्टर ले करके ही कोई फैसला निवेश संबंधी लेना चाहिए। तो आज इतनी जानकारी मैंने दी। अगले वीडियो में जो है आपको एक विशेष कंपनी के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। तब तक अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और मुझे इंतज़ार कीजिए, मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और तब तक जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।